हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ एफएसटी 4। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 आपका जो है डी ब्लॉक से लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच हैज मैक्सिमम मेटालिक रेडियस। तो हमें टाइटेनियम 3D सीरीज के आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। हमें टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज में हमें बताना है कि सबसे ज्यादा मेटालिक रेडियस किसकी होगी। तो एक बात समझते हैं कि मेटालिक रेडियस किस किस बात पे डिपेंड करेगी, है ना। अगर हम 3D सीरीज में बेसिकली अगर हम देखना चाहें ट्रेंड हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 46 हम बात कर रहे हैं बेटा 3D सीरीज की। और अगर आप लोगों को याद हो तो साइज का जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इधर मान लीजिए Z अपना एटॉमिक नंबर चल रहा है और इधर क्या है उनकी रेडियाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, यूं और यूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ स्कैंडियम से चालू होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका मैंगनीज होगा, ठीक है, और यहाँ से फेरस से मतलब आयरन से आपका निकल तक, यहाँ तक साइज आपका मोर और लेस कांस्टेंट रहता है ना। एग्जैक्टली सेम नहीं होता लेकिन कंपेरेबल साइज है। और आपको दोबारा उसके बाद, है ना, कॉपर जिंक में दोबारा इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसका रीजन देखें कि क्यों ऐसा होता है, तो हमें पता है कि भाई अगर आप मान लीजिए हम 3D सीरीज में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो बेटा 3D सीरीज में, है ना, तो Z इफेक्टिव तो हमारा बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा साइज होना चाहिए था हमारा डिक्रीज। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है। अगर हम देखें मेटालिक बॉन्डिंग की हम बात करें, मेटालिक बॉन्डिंग में बेटा क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स का C है और उसमें क्या है कुछ पॉजिटिव कैटायंस हैं हमारे, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स है, अब जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी तो आपका जो साइज है बेटा वो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। दूसरा फैक्टर, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर जो है बेटा वो होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप देखो हमें जो कंपेयर करना है, आपको जो दिए गए हैं वो है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां क्या कर रहे हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज आपके करेंगे, है ना। तो क्या आप लिख सकते हो, इस मान लीजिए अगर आप बात करो टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का हमने कहा कि 3d2 4s2, ठीक है। वेनेडियम में बेटा आ जाएगा 3d3 और यहाँ पे d5 4s1, है ना। मैंगनीज में भी हम क्या बोलते हैं, आपका d5 ही रहेगा। तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है बेटा, बढ़ रहे हैं हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से साइज क्या है आपका यहाँ से यहाँ डिक्रीज करेगा। इसके बाद आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे दो फैक्टर हैं कि भाई उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई टाइटेनियम से वेनेडियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा। Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है तो साइज रिड्यूस ही होना है। दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या है, कह सकते हो कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो दोनों में क्या है बेटा, दोनों के अकॉर्डिंग ही रिड्यूस होना चाहिए, तो साइज हमारा कंटीन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद यहां से यहां Z इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड थे वो पेयरिंग होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो पेयरिंग होना शुरू हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो साइज क्या है, बढ़ेगा। एक फैक्टर बढ़ा रहा है, एक फैक्टर घटा रहा है, तो ओवरऑल क्या है बेटा, मोर और लेस सेम सा साइज आता है। उसके बाद यहां से यहां बेटा अगर आप देखो, यहां से यहां फुल्ली फिल्ड की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, जिसकी वजह से क्या है आपका साइज दोबारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो स्कैंडियम से, टाइटेनियम से मैंगनीज का पूछा गया है। तो सबसे बड़ा मेटालिक रेडियस किसका होगा, आपका स्टार्टिंग वाला जो है टाइटेनियम का ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में अगर हम देखें तो हमें बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, बहुत ही आसान है। निकल और आपको दे रखा है NH3 और दूसरा स्फीयर जो है बेटा उसमें है निकल Cl4। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। कैटायनिक और एनायनिक स्फीयर यहां से हमें पता लगाने होंगे। तो अगर आप देखो बेटा ये तो लिगेंड अपना क्या है, न्यूट्रल है, भाई ये न्यूट्रल है, which means कि इसके ऊपर अब निकल पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मेटल है। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इस पे क्या है 2+ कर देते हैं, क्योंकि जो इस स्फीयर में चार्ज होगा वही निकल पे होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। यहाँ पे 2+ बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-, सही है, क्योंकि मान लीजिए निकल का अगर आप x मानते हो और 4 क्लोरीन है, -4 × 1 = -2, तो
तो x कितना आ जाएगा बेटा +2, जो कि सही आ रहा है, ठीक है। तो निकल पे क्या है, दोनों में +2 इस तरीके से आ जाएगा, व्हिच मींस कि कैटायनिक स्फीयर कौन सा है, ये वाला, एनायनिक कौन सा है, ये वाला। पहले क्या लिखते हैं, कैटायन वाला, एनायन वाला, कैटायन वाला लिखते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसमें जो मेटल है उसको कैसे लिखेंगे, निकल टेट करके लिख देंगे, बस ब्रैकेट में उनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको लिखनी है। और बस यहाँ पे याद रखना कि अमीन में, यहाँ पे जो अमीन है बेटा उसमें डबल M आएगा। बस इतनी सी बातें हैं, 3-4 चीजें अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप देखो तो भाई जैसे यहाँ पे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ पे 4 अमोनिया है, तो टेट्रा अमीन में बेटा क्या आएगा, डबल M, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आप क्या कंफ्यूज कर सकते हैं, टेट्रा अमीन, फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो निकल का निकल ही आएगा। यहाँ पे कुछ अपने को जो है नहीं करना है, निकल सेकंड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बेटा, टेट्रा क्लोराइड और टेट्रा क्लोरो कुछ भी लिख लो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो। और निकल को क्या लिखना पड़ेगा बेटा हमें इस बार, निकल टेट और सेकंड, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा बेटा आईयूपीएसी नेम, और ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है, ठीक है। टफ नहीं था, आसान था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है, और इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है द pH ऑफ ए 0.02 मोलार अमोनिया सॉल्यूशन व्हिच इज 5% आयनाइज्ड। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अमोनिया था, पानी में अगर हम बात करें तो बेटा वो लुईस बेस है, तो वो क्या करेगा, एक उसने H+ एक्सेप्ट किया और पानी आपका OH-, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये 5% आयनाइज्ड है, तो अल्फा अगर आप देखो बेटा तो वो 5% ही है, ठीक है। तो 0.1 से कम है, तो हमें पानी का H2O का जो H+ और OH- होगा उसके बारे में हमें वहां से कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखो इन्होंने क्या दिया गया है आपको, इन्होंने आपको दिया गया है 0.02 मोलार, ठीक है, और 5% बेटा ये गया है, तो ये कंसंट्रेशन को C मान लीजिए। कैसे करते हैं, C × 1 - अल्फा, ठीक है। इसका बनेगा C अल्फा, इसका बनेगा C अल्फा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है तो C अल्फा के अकॉर्डिंग अगर आप OH- कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, C आपका था, तो यहां से हम बोल रहे हैं कि यहां से अपन बोल रहे हैं बेटा कि OH- का कंसंट्रेशन जो है C अल्फा, एंड C is 0.02 एंड योर अल्फा इज 5% which is 0.05, ठीक। ये कितना आ गया, अगर हम देखें कंसंट्रेशन कितना आ गया भाई, 5 × 2 = 10 है, ठीक है। लेकिन आपको क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴, which means 10⁻³ मोलार है, 10⁻³ मोलार है। OH- का कंसंट्रेशन आ गया तो POH आप निकाल सकते हो, माइनस लो concentration of OH-, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस लो 10⁻³ ये आ जाएगा आपका 3। अगर POH कितना आया है तो pH आप निकाल सकते हो 14 - POH 14 - 3 = 11, ठीक है। बेसिक था सॉल्यूशन, pH आपकी जो है 7 से ज्यादा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम देखें तो हमसे सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2। तो दो गैसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है बेटा, किस किस के बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इसके बीच में आपको क्या है वहां पे ग्राफ ड्रॉ करके दिया है। हमें बताना है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस गैस के लिए ज्यादा है, केवल इतना ही कंपेयर करना है हमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, केवल कंपैरिजन करनी है कि O2 के लिए ज्यादा है या N2 के लिए ज्यादा है। एक बात समझते हैं कि हेनरी ने क्या कहा था, मान लीजिए भाई एक सॉल्यूशन है, उसके ऊपर एक गैस है, तो वो गैस कितनी उसमें घुलेगी, कितनी डिसॉल्व होगी, उसका जो कंसंट्रेशन होगा डिसॉल्व्ड गैस का इन दैट सॉल्यूशन, दैट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबाउट द सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए 49, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन, इसको अपन लिख देते हैं बेटा हेनरीज कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, कितनी डिसॉल्व्ड है वो उसमें। अच्छा, आपको जो कर्व दिया गया है, इधर पार्शियल प्रेशर है गैस का, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्यूशन में, और ये है आपके पास, दिस इज फॉर N2, दिस इज फॉर O2। हमें बताना है किसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा, N2 का या O2 का। एक बात देखना,
अगर आप एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन अगर हम ले लें दोनों का, सेम मोल फ्रैक्शन अगर आप ले लो सॉल्यूशन में, एक बात समझना कि अगर मोल फ्रैक्शन सेम होगा सॉल्यूशन में N2 और O2 का, तो मान लीजिए दो सॉल्यूशन हमने लिए है ना, एक में N2 है एक में O2 है, पानी के साथ है, ऑब्वियसली उसमें डिसॉल्व करने की बात हम कर रहे हैं, और हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन सेम है बेटा, है ना। तो अगर आप वहां से कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा, गैस का सेम आएगा, है ना भाई। मान लीजिए 1 मोल N2 का है, 5 मोल पानी के हैं, या 2 मोल O2 के हैं, 10 मोल पानी के हैं, दोनों जगह में, तो मोल्स तो आपके क्या हो गया 1:2 है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई N2 है O2 है, ठीक है, पानी में है, यहाँ पे रेशियो 1:5 है पानी के साथ, यहाँ पे 2:10, 2 और 10 है, रेशियो तो सेम है। आई मीन 2 मोल यहाँ पे O2 है, 10 मोल पानी है, 1 मोल N2 है, 5 मोल पानी है, तो मोल फ्रैक्शन सेम आएगा यहाँ से। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से सेम हो जाएगा, तो वही पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्यों? क्योंकि N2 का बेटा जैसे मोल 1 हो गया, यहाँ पे O2 का मोल 2 हो गया, लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालने जाओगे सॉल्यूशन का, तो ये जो 5 मोल्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जब आप करोगे, और ये जो 10 है, अब यहाँ पे तो आपका सेम ही होगा भाई, आप लगा सकते हो यहाँ पे तो रो इज इक्वल टू ना मास बाय वॉल्यूम, ऐसा करके अगर आप लगाओगे तो आपको यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो रो तो सेम ही बेटा पानी का, तो वॉल्यूम अगर देखेंगे तो मास आपका आ रहा है, तो 1/5 में ये 2/10 आएगा, तो वो भी 1/5 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसे समझिए भाई। 1 मोल N2 5 लीटर में है, 2 मोल O2 10 लीटर में है, तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम हो जाएगा, लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें तो किसके लिए ज्यादा आ रहा है, N2 के लिए। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं दोनों गैसेस के लिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ N2 इनटू C ऑफ N2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो ये तो सेम है, इसको तो हटाओ, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसी का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है बेटा, N2 का ज्यादा है, तो हेनरी कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, N2 का ही ज्यादा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इट विल बी हायर फॉर N2। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आपको पूछा गया है एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, कुछ नहीं आसान है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बीटा कीटो की हीटिंग पढ़ी होगी बेटा, इसको हीट कर रखा है। देखिए इस कार्बोक्सिलिक की अल्फा पोजीशन बेटा, ये बीटा पोजीशन, बीटा कीटो अगर हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। CO2 यहाँ से निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, CH3 प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई। उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या बेटा ग्रिग्नाट दे रखा है, और उसमें आपके पास जो R पार्ट है वो CH3 माइनस है, CH3MgBr, और फिर उन्होंने पानी भी दिया है, वो वर्कअप के लिए है। क्या है वर्कअप समझते हैं, तो यहाँ पे इसमें डेल्टा माइनस होगा, ये अटैक करेगा इस पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर, तो ये बन जाएगा CH3, इस कार्बन पे बेटा O नेगेटिव, यहाँ पे CH3 था, अटैक कर दिया CH3 माइनस ने, और पानी दिया है तो ये O माइनस पानी से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। उसी के लिए, उसी को वर्कअप बोलते हैं कि यहाँ पे वो OH आ जाए। कई बार H3O प्लस दे देंगे, बट दैट इज फॉर सेम रीजन है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, वरना तो CH3 माइनस यहाँ से ही क्या है बेटा H3O प्लस कर दोगे तो H प्लस ले लेगा वो, है ना। तो ऐसे लिखा होगा आपको कहीं कहीं पे कि फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये, इस तरीके से, राइट। तो OH, तो आपको ये टर्ट ब्यूटेनॉल मिलेगा, और आप देखिए 3 डिग्री अल्कोहल आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है। देखना इस क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, तो ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है इस बात का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, कोई सीधा पूछ लेते कि है ना कौन सा करेक्ट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है मतलब करेक्ट है, तो हमें करेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो अगर हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ें तो स्टेटमेंट नंबर 1 says the group having liquid non-metal is group number 17। तो भाई लिक्विड नॉन मेटल कौन है बेटा, ब्रोमीन है। ब्रोमीन किसमें है बेटा, हेलोजन में। हेलोजन का ग्रुप नंबर क्या है, 17। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑप्शन 1 सही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यानी कि जो ऑप्शन 2 है, दैट इज इनर्ट गैस ऑफ सेकंड लॉन्ग पीरियड हैज नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स 20। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 1 ठीक हो गया, ब्रोमीन हेलोजन में आता है, ग्रुप नंबर 17 वही है, अकेला नॉन मेटल लिक्विड। ओके, दूसरे की बात करें तो ये बोल रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बोल रहे हैं सेकंड लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड की जो नोबल गैस होगी, जो इनर्ट गैस होगी, है ना, इनर्ट गैस जो भी होगी बेटा,
वो उसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20। समझना कि जैसे मान लीजिए हमने बात की ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो पहले वाले में बेटा नंबर ऑफ अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, यहाँ पे 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, थर्ड में 8 आते हैं बेटा, इसमें कितने आते हैं 18 आते हैं, एलिमेंट 18 आते हैं बेटा, इसमें फिर 32 बेटा 32। तो इसको बोलते हैं हम भाई ये तो बहुत ही छोटा पीरियड है, तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट। इन दोनों 8 वालों को बोलते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड, फिर इनको बोलते हैं बेटा लॉन्ग पीरियड, इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये क्या बोल रहा है कि सेकंड लॉन्ग पीरियड में भी सेकंड वाला, मतलब ये इस फिफ्थ जो है आपकी पीरियड की बात कर रहा है, राइट। सेकंड लॉन्ग पीरियड में जो इनर्ट गैस होगी कौन होगी, जैसे भाई इसमें कौन सी आती है अपनी हीलियम हो गई, फिर क्या आ जाएगी नियॉन हो गई, फिर क्या आ जाएगी आर्गन बेटा, फिर क्या जाएगी क्रिप्टन बेटा, फिर क्या जाएगी ज़ेनन। तो ये ज़ेनन की बात कर रहे हैं, ज़ेनन की बात कर रहे हैं। ज़ेनन अगर हम देखेंगे बेटा तो ये बोल रहे हैं उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स 20 होंगे। भाई देखिए 3D कहां से शुरू हुआ, ये 8 तक तो कोई डी नहीं है, यहाँ पे आएंगे 3D के इलेक्ट्रॉन्स बेटा, यहाँ इस वाली में आएंगे आपके 4D के इलेक्ट्रॉन्स। ये तो भाई लास्ट है ना नोबेल गैस के लिए, तो लास्ट है ज़ेनन तो अपना, मतलब 4D भी आ चुका होगा 3D भी आ चुका होगा। तो दोनों में बेटा कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 10-10 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 20। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 3 में क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर अपने को बताना है। क्या क्या दिया गया है, थर्ड देखिए, फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। मेटालिक ऑर्डर ये सही है नहीं है। हमें एक बात पता है कि टॉप टू अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे बेटा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, समझना। तो सोडियम दिया इन्होंने, सोडियम के आगे इधर बेटा मैग्नीशियम आता है भाई, इसके ऊपर बेरिलियम आता है, ठीक है। और अगर हम देखें हमें और दिया गया है सिलिकॉन और फास्फोरस, है ना। तो इसी में आगे चल के कहीं पे सिलिकॉन आएगा और फिर आगे चल के फास्फोरस आएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा मेटालिक कौन आ गया बेटा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका इधर सेकंड है, राइट। तो देखिए अब सोडियम इसके इधर है तो और बेरिलियम के तो नीचे ही है, मतलब तो ये तो मेटालिक सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में भी है सबसे नीचे भी है। तो सबसे ज्यादा सोडियम हो गया बेटा, उसके बाद मैग्नीशियम क्योंकि बेरिलियम से नीचे है तो वो मेटालिक हो गया, तो बेरिलियम हो गया, इधर गए तो नॉन मेटल बनते चले जाते हैं, तो सिलिकॉन हो गया बेटा, फिर फास्फोरस हो गया। तो ये ऑर्डर भी ठीक है, व्हिच मींस कि सारे के सारे ऑर्डर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। मुझे पता है कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को और देखा होगा कि ऑल ऑफ दीज एक आंसर दे रखा है तो उन्होंने उसको लगा दिया होगा, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस, है ना। नीट में जरूरी नहीं है बेटा ऐसा आए, तो आपको सारे पढ़ के समझ के तब ही जो है क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है समझते हैं। फॉलोइंग आइसोमर्स आर क्लासिफाइड एज, कुछ नहीं बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको 2 आइसोमर्स बना के दे दिए गए, पूछ रहे हैं इनका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए इन्होंने आइसोमर्स क्या दिए गए हैं, कोबाल्ट है यहाँ पे, ओके ये करने की जरूरत नहीं अपने को, अपन सिंपली बना देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड है, और यहाँ पे अमोनिया है। तो 3 लिगेंड अमोनिया के बेटा 3 क्लोराइड हैं, तो ये कुछ इस तरह का है Ma3B3। Ma3B3 में हम बनाते हैं कि भाई जो 3 हैं वो तीनों या तो क्या हो जाए किसी फेस के अलोंग हो जाए, जैसे अब ये जो है ऑक्टाहेड्रल, हाँ इसमें जैसे यहाँ पे आपके एक फेस बन रहा है, जैसे इस फेस पे अगर हम देखें तो NH3 एक फेस पे आ रहे हैं। सिमिलरली जो 3 क्लोराइड है बेटा ये भी एक फेस पे ही आएंगे, है ना, वो उधर की तरफ है तो वो भी सेम चीज है, तो ये एक फेस पे ही आएंगे बेटा, तो इसको बोलते हैं फेसियल, हाँ जिसको FAC से डिनोट करते हैं। या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है हमारा, या ऐसे भी याद कर सकते हो कि इन 3 से आप कोई प्लेन पास नहीं करा सकते हो, और दूसरा जो मेरिडियन होता है बेटा उसमें कुछ इस तरह का होगा, तीनों से एक प्लेन पास है आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम समझना चाहें 1 मिनट तो है ना, यहाँ पे आपका फेसियल होगा बेटा, ये आपका यहाँ से क्या है एक प्लेन, आप जो है तीनों क्लोराइड से एक प्लेन पास करा सकते हो, दैट इज योर मेरिडोनियल, है ना। इस तरीके से मैंने याद रखा है, लेकिन सीधी सी बात है फेस पे आ रहा है फेसियल, दूसरा जो होगा बेटा तो मेरिडोनियल ही हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जो ट्रांस वाला जिसमें ऐसे बन जाएगा वो आपका मेरिडोनियल वाला जो है आपका होगा, ठीक है। और ये और इधर फिर अमोनिया बचे हुए जो है वो लगा दिए इन्होंने, तो ये वाला कौन सा है मेरिडोनियल, इसको लिखते हैं MER, ठीक है। तो पहला वाला क्या है बेटा फेसियल है,
और ये वाला कौन सा है, मेरिडोनियल है। तो ये वाला जहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह से जो नाम दे रखे हैं कि दिस इज बेसिल दैट इज मेरिडोनियल, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू टेल द फेवरेबल कंडीशंस। तो एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस क्या है, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा तो आपके जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे गैसियस मोल्स क्या है, ज्यादा हैं, और आपको प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखो तो वहां पे +21 किलो कैलोरी लिखा है, विच मींस कि इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 53, कई बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं, कैसी गलती कि भाई ए गैसेस दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, 2b गैसेस दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम में है बेटा 2c के साथ दैट इज गैसियस +21 किलो कैलोरी। वो क्या करेंगे, बस इस प्लस को देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि चलो डेल्टा एच पॉजिटिव है। अरे भाई ये तो देख लो किस तरफ है, ये जो रिलीज हुई एनर्जी किस तरफ है, ये इस तरफ ऐड कर रखी है उस तरफ, मतलब इस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट के साथ इतनी एनर्जी और निकल रही है बेटा, डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं आएगा। ये कर दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज अगर इधर लिखी होती तो एंडोथर्मिक होती, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड में लिखी है बेटा, व्हिच मींस कि इसके साथ ये भी निकल रही है, व्हिच मींस कि दिस प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव। और अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है तो टेंपरेचर को अपन क्या है बेटा, कम करना चाहेंगे, है ना। आप उस जो इक्वेशन है उससे भी रिलेट कर सकते हो, ये सिंपल सी बात है। अगर रिएक्शन में एंडोथर्मिक है मतलब उसको हीट चाहिए, टेंपरेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन 4 डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है उस प्रोसेस में तो टेंपरेचर को घटाओ। टेंपरेचर की कंडीशन क्या चाहिए बेटा, टेंपरेचर होना चाहिए लो। और प्रेशर की कंडीशन अगर आप देखोगे तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ क्या बेटा गैसियस मोल्स कम होते हैं, है ना। इसको आप केपी से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे मैं केपी से करके जिस तरह से आप कर सकते हो। केपी को कैसे लिखेंगे बेटा हम, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, व्हिच मींस कि जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आएगा इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है, इनका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। फिर आप रिएक्टेंट साइड अपॉन में लिखोगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, बी का मोल फ्रैक्शन आएगा और टोटल प्रेशर का स्क्वायर इनटू ए का मोल फ्रैक्शन आएगा और टोटल प्रेशर, है ना। जिस तरह से हमने ये क्या किया है, पार्शियल प्रेशर को इस तरीके से हमने लिख लिया है कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर के टर्म में क्या आ रहा है, 1/p आ रहा है, which means Kp is inversely proportional to the pressure। प्रेशर बढ़ाओगे Kp डिक्रीज करेगा, लेकिन Kp जो है बेटा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो Kp तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाया, Kp डिक्रीज कर रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप कि प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा इफेक्ट किधर देखने को मिलेगा, इधर गैसेस मोल ज्यादा है बेटा, इधर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन इससे तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि Kp तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। तो प्रेशर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेंपरेचर लो रखी, ऑप्शन नंबर 4, हाई प्रेशर लो टेंपरेचर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला अगेन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से है। अगेन यहाँ पे ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन ओके, तो जो सोल्यूट है बेटा वो है 18 ग्राम और जो सॉल्वेंट है बेटा वो है 300 ग्राम। Kf दे रखा है बेटा कितना, 2 केल्विन kg पर मोल। वैल्यू पूछ रहा है T1 माइनस T2। समझना कर्व क्या है, आई मीन ग्राफ क्या दिया बेटा, इस तरीके से है, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, और जो आपको कर्व दे रखा है वो कुछ ऐसा है। दिस इज T2, दिस इज T1। ये वाली जो लाइन है बेटा ये है आपकी लिक्विड सॉल्वेंट की, और जो ये नीचे वाली लाइन है ये आपकी सॉल्यूशन की, एंड दिस इज योर सॉलिड सॉल्वेंट। समझना इस कर्व से, देखिए ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको ना देख के भी केवल T1 T2 की बात यहाँ से T1 T2 को नोटिस करके भी यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन हमें समझना है कि भाई ये कर्व भी क्या है, ताकि वो वाला पोर्शन में हमारा रिवाइज हो जाए कि यार ये क्या बोल रहे हैं कि जब लिक्विड सॉल्वेंट अकेला था
है ना, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, मतलब जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो अभी तक नहीं आए हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप देख सकते हो बेटा वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और जैसे आपने क्या है उसी टेम्परेचर पे जब हमने सॉल्यूशन शो कर दिया है, व्हिच मींस कि सॉल्यूट अब इसमें आ गया है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, राइट, बिकॉज़ दिस इज वेपर प्रेशर और ये क्या डिक्रीज हो गया है। तो अपने को पता है कि अगर आप मान लीजिए एक सॉल्वेंट है वो किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे अगर फ्रीज हो रहा है ना, जो कि ये रहा, देखिए यहाँ पे सॉलिड बन गया है, तो इस T1 पे क्या बेटा ये फ्रीज हो रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो इस T2 पे फ्रीज हो रहा है, इस रिएक्शन इस लाइन पे कहां पे मीट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे, उसकी करस्पॉन्डिंग टेंपरेचर क्या है T2, तो ये सॉल्यूशन है तो वो T2 पे फ्रीज हो रहा है, व्हिच मींस की सॉल्यूशन क्या है और लोअर हो गया। जैसे अपन बोलते हैं कि यार मान लीजिए पानी बेटा अपन 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो अगर आपको सॉल्यूट मिला दोगे तो वो 0 से और नेगेटिव में चला जाएगा ना, उससे भी नीचे आके फ्रीज होगा वो, सेम चीज है, व्हिच मींस T2 इज लोअर देन T1, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट, तो T1 माइनस T2 कुछ पॉजिटिव आएगा, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते थे जो नेगेटिव दे रखे हैं। अच्छा, और दिस कैन आल्सो सीम्स लॉजिकल, क्योंकि अपन ने देखा है कि भाई किस तरह से सॉल्यूट का इफेक्ट जो है आपके बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट इन सब पे होता है, वेपर प्रेशर वगैरह वगैरह। तो इस लाइन से उतना ही समझना है हमें, ठीक है, उसके अलावा वो ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला आपने को पता है कि भाई डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। I क्या है बेटा, ग्लूकोज दिया है, I क्या हो जाएगा 1, वो डिसोशिएट नहीं होने वाला है। KF दिया है बेटा 2, मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम्स बाई मोलर मास नहीं दिया, लेकिन अपने को पता है कितना होता है भाई ग्लूकोज का, लिख लेना भाई C6H12O6 अगर आप करोगे बेटा 12 6 72, 72 प्लस हाइड्रोजन वाला हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का बेटा 16 6 96, ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हो गया 84 84 90 कितना हो जाएगा 897, हाँ तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो गया बेटा 180, ये मोल्स हो गए बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है बेटा 300 ग्राम, लेकिन इसको केजी में करना पड़ेगा 1000, तो 3 0 से 3 0 गई, 18 से 18 गया, 2/3 आ रहा है, राइट, 2/3 इज 0.67 और पॉजिटिव में आना चाहिए, राइट, तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो T1 क्योंकि बड़ा है T2 से, तो 0.67 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 55, IUPAC नोमेनक्लेचर, वेरी इजी क्वेश्चन, इधर ही कर देते हैं इसको, तो क्योंकि काफी आसान है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो एक बेंजीन रिंग है बेटा आपके पास और इसकी अलग अलग पोजीशन पे क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रखे हैं, जैसे CHO यहाँ पे लगा दिया है, अमोनिया यहाँ पे लगा दिया है, NH2 मतलब एनिलीन है बेसिकली ऐसे देखें तो, लेकिन क्योंकि उससे भी बड़ा ग्रुप है तो वी विल नॉट कॉल दिस एनिलीन, है ना, NH2 यहाँ पे है, नॉट NH3, और यहाँ पे बेटा क्या है OH है। तो हमें वही प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भाई सबसे पहले कौन से कार्बन को आप नंबर 1 दोगे, तो यहाँ बेटा CHO है तो इसकी तो इन सबसे क्या ज्यादा प्रायोरिटी है, तो 1 यहाँ पे आएगा, उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट का सेट होना चाहिए बेटा, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, क्योंकि इधर से शुरू करते तो आपको 4 मिलता, भाई इधर से क्या सेट मिला है, जब इधर से किया है तो अपने को मिल रहा है 1 3 4, उधर से करके मिलता है बेटा 1 4 5, कोई मतलब ही नहीं है, तो यही वाला लेंगे। तो 3 पे अमीनो है, 4 पे हाइड्रोक्सी है और बेटा बेंजीन क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड जो भी बोल लो आप इसको, तो 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया है O बॉन्ड की लेंथ, आपको एक जगह पे ओजोन दिया गया है, एक पे ऑक्सीजन दी गई है और एक जगह पेरोक्साइड आपको दिया गया है। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, केवल हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना है और बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड लेंथ से रिलेट करना हमें आता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा वहां पे कम है ना, मतलब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है कम है। और इस तरीके से अगर आप देखो तो O2 जो है O2 में अगर आप देखो 56, तो एक है O2, एक है O3, एक है H2O2, ओके, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा 2, ओजोन में निकाल सकते हो, MOT से भी निकाल सकते हैं, MOT से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, देखिए 16 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचने जाओगे तो हमने कहा कि भाई सिग्मा जैसे बेटा 1s2 आएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 आएगा, फिर सिग्मा 2s2 आएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 आएगा, यह सिंपल सी बात है, O डबल बॉन्ड O होता है यार, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं
फिर सिग्मा 2pz आएगा, फिर क्या आएगा बेटा आपका बॉन्डिंग वाले ही चल रहे हैं पाई 2px और पाई 2py के बराबर, और उसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो हमने कहा दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए 2 4 6 8 यहाँ पे गए, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब कैंसिल हो गया। फिर दो यहाँ पे गए बेटा, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, गिन सकते हो बेटा कितना हो गया ये 8 10 16 हो गया, राइट। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, 6 - 2/2 करोगे तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आएगा। ओजोन में अगर आप देखोगे तो O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस बेटा यहाँ पे प्लस, तो सिंपल सी बात है हाँ ना, इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं भाई O यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस, इस तरीके से। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा आपका 1.5 आ रहा है ना भाई, इधर पहले 2 हो गए फिर 1 हो गया, तो O बॉन्ड लेंथ अगर आप देखो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तो यहाँ एक एवरेज क्या हो गया 1.5, दोनों क्या है इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं मतलब, है ना, तो 1.5। उसके बाद H2O2 में अगर आप देखोगे बेटा तो OOH बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 1। तो सिंपल सी बात है बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा O2 का ज्यादा है O3 से, O3 का ज्यादा है H2O2 से, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी H2O2 की, फिर O3 की, फिर O2 की, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बताना है कि which of the following octahedral complex can exhibit both optical as well as geometrical isomerism। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों को कौन एग्जिबिट करेगा ये हमें बताना है। आसान क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 में आपको दिया गया है बेटा कोबाल्ट का है और ग्लाइसिनेट आपके पास है लिगेंड। तो ग्लाइसिनेट को अगर आप देखो बेटा, ग्लाइसिनेट में क्या होता है बेटा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ना बाइडेंटेड लिगेंड है, एक इधर से एक इधर से, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है भाई, ए बी टाइप का है, राइट, दोनों अलग अलग है, कोई सिमेट्री है नहीं, तो ए बी टाइप का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं CO AB थ्राइस, राइट। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसका कि CO AB और A है ना, यहाँ पे देखो तो आप A के ट्रांस में B है, AB, A के ट्रांस में A के ट्रांस में B, इसका दूसरा भी बन सकता है क्या AB, यहाँ पे कर दो B, ठीक है, और यहाँ पे आप AB रहने दो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A के ट्रांस में B, A के ट्रांस में B, A के ट्रांस में B, यहाँ पे बेटा A के ट्रांस में A है, B के ट्रांस में B भी है, which means ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहा है और ऑप्टिकल भी शो करेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी POS या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बेटा नहीं मिलने वाली है। तो POS ये होता है क्योंकि आप देखिए ना, इसमें तो देखिए हमें नहीं ही मिल रही है, इसमें भी नहीं मिलेगी, बात ये कि ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो आपको काट के कभी भी जो है बेटा POS वहां पे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो POS COS दोनों नहीं मिलेगी, तो ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल भी शो कर रहा है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, मैंगनीज अमोनिया के 4 बेटा Cl2 के 2 हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो कर सकता है लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल तो शो आपको करके देगा। जैसे भाई इसमें आपने लिया Mn, एक में मैं कर सकता हूँ ClCl को ट्रांस और दूसरे वाले में कर सकता हूँ ClCl को मैं सिस में कर सकता हूँ, which means ये आपका बेटा ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहा है। तो इसकी बात कर रहा हूँ तो ज्योमेट्रिकल इज राइट लेकिन ऑप्टिकल नहीं होगा, क्यों, जब ClCl इधर रहा और चारों अमोनिया इधर रहे तो ऑब्वियस सी बात है भाई इस प्लेन में काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, है ना। या मान लीजिए ये सिस भी रहता है, ClCl अमोनिया 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 अमोनिया, इस प्लेन में काट दो, अमोनिया अमोनिया, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर मिल जाएगी, तो ये ऑप्टिकल शो नहीं कर सकता। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, अब देखिए क्या दिया गया आपको, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है इस बार, इथिलीन डाइमीन, तो एक मेटल है और 3 इथिलीन डाइमीन है, तो ये ऑप्टिकल तो शो कर सकता है ना, क्योंकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। थर्ड ऑप्शन अगर आप इसका देखोगे तो आपको दिया गया है FeEn थ्राइस 3+, तो आपका M
इथिलीन डाइमीन क्या है आपका NH2CH2CH2 बेटा क्या हो जाएगा NH2। तो सिमेट्रिकल है, ए टाइप का लिगेंड है बेटा, ए टाइप का है तो ए तो जब ए ही है तो इसका सिस्टम मतलब किस तरीके से आप इसका ज्योमेट्रिकल बनाओगे, ए हर जगह ही ए है, नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से क्या है ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल होगा क्योंकि यहाँ पे आपको पीओएस सीओएस नहीं मिलने वाली है, लेकिन बेटा क्या नहीं होगा आपका पास ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा ढूंढना है जो दोनों दिखाए, है ना। तो दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज इट कैन नॉट शो द ऑप्टिकल, दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज इट कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर 4 देखिए बेटा, प्लैटिनम है, इथिलीन डाइमीन है, क्लोराइड के 4 हैं। तो सीधी सी बात है क्लोराइड के 4 अगर हो गए तो आप इसमें क्या बेटा, इसमें ऑप्टिकल आप नहीं ढूंढ पाओगे अब, क्योंकि आप कुछ भी बनाओ, इसका सिस बनाओ या ट्रांस, ज्योमेट्रिकल तो मिल जाए, ज्योमेट्रिकल भी बेटा। अच्छा एक मिनट, इसमें तो अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है बेटा, ए हो गया, इसमें तो आपको ये भी Cl 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 Cl, ठीक है, इसमें आपको आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। इसका आप अगर आप देखो तो इसका ज्योमेट्रिकल आप यहाँ पे बना नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाएंगे हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बेटा, क्योंकि M आपके पास ये एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब आपके पास यही रहेगा, ए तो एडजेसेंट में ही आएंगे बेटा, क्योंकि ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, हम ऐसे ट्रांस पोजीशन पे नहीं रख सकते हो आप, सिस पे रखे जाएंगे। तो अगर सिस पे रखे जाएंगे तो नो मैटर व्हाट यू विल ओनली हैव वन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने पास केवल यही बचता है, जिसकी वजह से क्या बेटा ज्योमेट्रिकल तो ये वैसे ही शो नहीं कर पा रहा है, राइट। और इसमें तो अपने को सिमेट्री भी इस तरीके से क्या है मिल जाएगी इस प्लेन में, तो ये तो ऑप्टिकल भी शो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि ए है तो यस, नो मैटर हाउ यू पुट इट डजंट मैटर, यस इट कैन नॉट शो, राइट। तो ये तो कुछ भी शो नहीं कर पा रहा है, तो एक अपना आंसर था ऑप्शन नंबर 1, दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहे हैं, लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या कर दिया है 2 टाइम्स कर दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर दिया है 3/4 कर दिया है ओरिजिनल मास का। तो हमें बताना है कि जो नया एटॉमिक वेट है O16 का, अभी उसका O16 मतलब अभी उसका जो एटॉमिक वेट बेटा कितना है 16 है ना, एटम है तो उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है ना AMU में क्या अपना 16 आ रहा है। अभी अपने को बताना है कि अगर प्रोटीन का मास डबल कर दें, इलेक्ट्रॉन का मास आधा कर दें, न्यूट्रॉन का मास 3/4 कर दें, तो आपका जो मास है वो बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा भाई, आपने सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो है बेटा उनका ही मास आपने उलटफेर कर दिया है, तो चेंज तो यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं उनका ही मास हमने क्या है बेटा बढ़ा दिया है यहाँ पे या घटा दिया है व्हाटएवर। तो देखते हैं वो तो इफेक्टिव क्या आएगा 58, मैंने कहा O16 है बेटा, है ना, तो क्योंकि हम बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके 16 आ रहे हैं बेटा 8। अब समझना कि है ना इलेक्ट्रॉन के मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भाई यार अगर हम देखें कि वो बहुत कम है, उसको अपन वैसे ही जो है कंसिडर नहीं करते हैं, तो मेनली मास जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही ले रहे हैं अपन। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको क्या किया है 2 टाइम्स कर दिया है, तो यहाँ पे अपन मान लीजिए 1 AMU मानते हैं, तो 2 × 1 किया तो 1 का कितना हो गया 2, मतलब 22 कर दिया बेसिकली, और 8 थे तो यहाँ से कितना हो गया बेटा प्रोटॉन का डबल कर दिया है ना, तो 16 हो गया यहाँ से अभी नया, पहले कितना था 8 था, और यहाँ पे क्या कर दिया न्यूट्रॉन का 2/4 3/4, न्यूट्रॉन का कर दिया है 3/4 ओरिजिनल, राइट। तो ओरिजिनल 1 था, कितने न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो 4 2 जा और 3 2 कितना गया बेटा 6, ठीक है, और 16 + 6 कितना आ रहा है 22 आ गया है, पहले कितना था बेटा 16 था, तो कितने से बढ़ा है 6 से बढ़ा है, डिफरेंस कितना आ गया 22 - 16 is 6, राइट, डिवाइडेड बाय 16 इनटू कितना जाएगा बेटा 100, कितना परसेंट से कितना परसेंट आपका क्या बेटा मास इंक्रीज हो गया वहां पे, तो दिस इज 3/8, दिस इज 300/8, दिस इज 150/4 120, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या का कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो हमने कहा 3, दिस इज 50 150 हो जाएगा बेटा, ओके ऑब्वियसली यहीं पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 75/2, और 75/2 आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 4 37.5, तो 37.5% से क्या बेटा आपका इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे बोला गया है कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर, कि कोलिजन थ्योरी जो है रिएक्शन रेट जो आप कोलिजन थ्योरी का यूज करके अगर आप मान लीजिए रिएक्शन रेट निकालना चाह रहे हो तो किसके लिए सेटिस्फैक्टरी होगी, जनरली किसके लिए यूज करते हैं बेटा। तो इसका सही आंसर जो होगा बेटा बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस। क्योंकि देखिए कोलिजन थ्योरी क्या पहले समझते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई कोई भी मान लीजिए रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो ये इफेक्टिव मतलब ये बनेगा या नहीं बनेगा किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। तो दो मॉलिक्यूल से मान लीजिए कोलाइड कर रहे हैं बेटा, तो दो चीजें हैं, एक तो उनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, दूसरा उनकी एनर्जी उतनी ऑप्टिमम होनी चाहिए, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करनी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी उनकी होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आपका ओरिएंटेशन ही सही नहीं है, भाई ये फोन इस तरीके से आना चाहिए था, मान लीजिए इस तरीके से अगर ये आ रहा है तो नहीं बनेगा ना काम, ठीक है। तो वो ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होना है, और कंबाइन होकर प्रोडक्ट जिस तरीके से बनेगा आपका। और दूसरा क्या बेटा, आपकी उतनी पास उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर आप क्रॉस कर सको, तभी कोलिजन इफेक्टिव होता है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज है कि भाई किसके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपकी जो है ये कोलिजन थ्योरी देगी, और वो देगी बेटा बायोमोलिकुलर के लिए। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा कि आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उनमें तो क्या है आपके इस तरह से फिजिकल कोलिजन की बात ही नहीं है, तो वहां पे कोई पॉइंट नहीं बनता इसका बात करने का, है ना। सेकंड ऑर्डर में भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन बायोमोलिकुलर में हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली दो हैं आपके जो कोलाइड कर रहे हैं, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में हो ना हो डजंट मैटर, तो उसमें आपके दो ही जो है कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको जो है बेटा कोलिजन थ्योरी में बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन में ही मिलेगा। अगर एक ऑप्शन होता कि आपकी सेकंड ऑर्डर तो और ये भी ऑप्शन होता है बायोमोलिकुलर, तो बायोमोलिकुलर आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ना कि आपका सेकंड ऑर्डर, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 59 में ऑप्शन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 59 में क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या बोला गया है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा वाटर एडिशन करा रहे हैं, अपने पता है कि और डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो सिंपल क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड C, और आपको दिया गया है H2O H+, तो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड है बेटा H+ यहाँ पे एडिशन करा दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा H3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3H लग चुके होंगे, और प्लस चार्ज आपका यहाँ आएगा। मार्कोनिको एडिशन, तो ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, तो प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी पे आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा बेटा, क्या ये रीअरेंज कर सकता है, जी हाँ रीअरेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन इधर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, विच मींस कि मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, राइट बेटा। तो ये क्या है आपकी मिथाइल शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो कार्बोकेटाइन है बेटा यहाँ आ जाएगा, इस पे मिथाइल आ चुका है, एक मिथाइल ऑलरेडी था, और बाद में आप क्या कर दीजिए OH- जो है मतलब पानी अटैक कर देगा, तो OH यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। बस मुद्दे की बात यही थी कि मार्कोनिको एडिशन करो और प्लस रीअरेंजमेंट भी कराओ, बस ये 2 बातें आप याद रखोगे तो आपका सही आंसर यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है कि कौन से कंपाउंड में पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड कौन से कंपाउंड में है बेटा। आसान क्वेश्चन है ना, इसको तो आप देखते ही टिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है Pb2O3, दूसरा ऑप्शन है SiO2, तीसरा ऑप्शन है BaO2, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा PbO2। PbO2 हमें पता है कि भाई लेड के दो हैं अपने पास, Pb और PbO2, दोनों के दोनों क्या है ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ Pb+4 में, यहाँ Pb+2 में है, तो ये तो ऑक्साइड है, तो ये पेरोक्साइड नहीं है। बेरियम भाई सेकंड ग्रुप का है, तो बेरियम जो है बेटा +2 में होगा, +2 में होगा तो O2 - ये तो पेरोक्साइड है, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दो। सिलिकॉन अपने को पता है बेटा क्या है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये भी क्या है बेटा ऑक्साइड है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, SiO2 भी नहीं होगा। और Pb2O3 को क्या है एसेंशियली PbO.PbO2, तो दोनों का आप बोल सकते दोनों ऑक्साइड्स Pb2O3 में हैं। हाँ इफेक्टिवली क्या आ रहा है Pb2O3, लेकिन दोनों ऑक्साइड्स हैं, तो दोनों में क्या बेटा +2 ही है। यहाँ पे भी क्या है आपका मतलब कोई पेरोक्साइड वाला सीन यहाँ पे नहीं है, वो भी क्या है ऑक्साइड ही है, तो पेरोक्साइड एक ही में आ रहा है बेटा बेरियम वाले में, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहे हैं मेटलर्जी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एलिमेंट्स इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इन मैक्सिमम कंटेंट, किसमें पिग आयरन में। तो पिग आयरन में मैक्सिमम कंटेंट में कौन सा नॉन मेटल है जिसकी इंप्योरिटी बेटा होती है। देखिए पिग आयरन अगर आप बात करें तो इंप्योरिटीज कौन कौन सी है, वहां पर आपके पास क्या बेटा मैंगनीज की भी होगी, फास्फोरस की भी होगी, सिलिकॉन की भी होगी, सल्फर की भी होगी, कुछ कुछ करके, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी कार्बन की होगी। भाई रिडक्शन ही वहां पे जो बेटा उनसे हुआ है, ठीक है। तो पिग आयरन में अगर आप बात करोगे
तो आपका कुछ बेटा 3.5 से 4.5% के बीच में कार्बन रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंप्योरिटी किसकी है बेटा? कार्बन की है। उसके अलावा अगर बात करो तो भाई अदर इंप्योरिटीज में क्या बेटा? सिलिकॉन भी जैसे रहता है, मैंगनीज भी रहेगा, और छोटी मोटी की बात करें हम तो फॉस्फोरस, सल्फर, टाइटेनियम वगैरह रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंप्योरिटी है बेटा नॉन मेटल, दैट इज कार्बन। ठीक है, और कार्बन मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे बोला गया है इफ डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। तो सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, आसान है, थ्योरेटिकल है। द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड नोन एज। तो सिंपल देखिए, अगर आप मतलब बोल रहे हैं ये कि सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड में लिक्विड, ये आपका जेल होता है। जैसे मान लीजिए जो आपकी जेलीज होती हैं वो सारा क्या है आपका? वो एक जेल है। उसको कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे? उसको अपन जेल टाइप का बोलेंगे। बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो समझ लेते हैं एक बार। सोल जो है वो क्या है? सोल आपका क्या है बेटा? अगर आप लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो, लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो, दैट इज सोल। ठीक है, उसके बाद एक दिया है इमल्शन। इमल्शन क्या है बेटा? दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में क्या है? नहीं मिलते हैं, जैसे मान लीजिए पानी और ऑयल का, इस तरह के जो लिक्विड है बेटा उनका सस्पेंशन है आपका इमल्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सोल हो गया आपका, सॉल्यूशन समझ लीजिए, सॉलिड मिला है लिक्विड में, लेकिन सॉलिड में अगर लिक्विड मिला रही है दैट इज जेल। ठीक है, और अपने पास एक और बचता है बेटा फोम। फोम क्या है? लिक्विड में क्या मिलाया आपने? गैस, ये फोम है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आसान है। वैसे ये आप अंदाज जो है इसमें आइडिया लगा सकते थे कि जेल को अगर आप फिल करना चाहो तो वो क्या है कि भाई आपने जिस तरीके से आपने सॉलिड में क्या लिक्विड मिला दिया है उस तरीके का कुछ है। ठीक है, 64 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिसॉल्व इन एन अल्कली सॉल्यूशन आफ्टर इट हैज अंडरगोन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अमीन्स में हम पढ़ते हैं बेटा, अमीन्स चैप्टर में जो जितने भी उसके टेस्ट हैं, उस टेस्ट में एक टेस्ट आता है आपका कौन सा? ये हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई हिंसबर्ग टेस्ट क्या है? हिंसबर्ग क्या होता है? रिएजेंट देखिए पहले तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन इस तरीके से। अब इसमें क्या है? अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप बेटा प्राइमरी मीन से करवाते हो, प्राइमरी मीन से करवाओगे, ये इस पे रिएक्टेंट ये जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा, यहाँ से आपका क्या है? लिविंग ग्रुप Cl- निकल जाएगा, लेकिन जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा? Rn के साथ एक H रहेगा और S डबल बॉन्ड O। वाह, ठीक है बेटा, यहाँ पे लोग पे रहे। तो ये जो H है ये यहाँ से बेटा एसिडिक H है, क्योंकि ये H प्लस गया यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ पे इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या बेटा? स्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से ये एसिडिक है। तो ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करने के बाद में बेटा क्या है आपका? ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूबल होगा। अल्कली सॉल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। तो 1 डिग्री ये है। अब मान लीजिए अगर ऑलरेडी यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने रिएक्शन करवाई होती R1 R2, ठीक है, ये अटैक करता, Cl जाता, उसके बाद क्या बनता आपके पास? R1 के साथ N है, R2 है, एक लोन पेयर है, S डबल बॉन्ड O इधर BH है, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं एसिडिक, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। और 3 डिग्री जो होगा बेटा वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो दिस इज अनदर वे टू डिस्टिंग्विश योर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस है ना। रिएक्शन कार्य देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एसिडिक हाइड्रोजन केवल आपको प्राइमरी में ही मिल पाएगा, सेकेंडरी में नहीं मिलेगा, तो टर्शियरी तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 65। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्राइमरी अमीन में आपको दे रखा है एक CH3 NH2 मिथाइलअमीन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में एक बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा है कि ओजोनोलिसिस से पहले जो कंपाउंड था वो क्या था, ओजोनोलिसिस के बाद वाला इन्होंने बना दिया है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। रिडक्टिव में अपने को पता है कि भाई एसिड नहीं बनेगा बेटा, वहां पर आपका कीटोन या एल्डिहाइड पे ही जो है आपका रुक जाएगा ऑक्सीडेशन, इसीलिए उसको रिडक्टिव बोल रहे हैं, है ना। जिंक वगैरह अपन उसको यूज करते हैं, जो आपकी जो एक्सेस जो ऑक्सीजन होती है उसको खा जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो ए है बेटा O3 जिंक H2O, रिडक्टिव है, कैसे पता लगा? जिंक से। और हमने कहा क्या दिया गया है आपको? यही है क्या? यस।
ऐसा कुछ दिया गया है। तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कीटोन बना है, एल्डिहाइड बना है, इन दोनों को पकड़ के जोड़ दो, इन दोनों को पकड़ के जोड़ोगे तो क्या है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 5 की एक क्या है आपके पास इस तरह का 5 मेंबर्ड आपके पास रिंग बन जाएगी, और दो को जोड़ा गया है तो डबल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है, और 1 पे क्या है आप एक इथाइल ग्रुप लगा दीजिए बस। अब इसको जब आप देखिए इसका अगर आप करते हैं यहाँ से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड टूटे बेटा, डबल बॉन्ड हुआ जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड बन जाएगा, वही तो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, ठीक है। 66 में बोला गया कि विच इज मोर एसिडिक ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है। क्या क्या दिया गया है समझते हैं, इनको एक सीक्वेंस में लिख ले रहा हूं जिससे आपका आसान हो जाए। Na2 दिया गया है बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, और यहाँ पे आपका Al2O3 दिया गया है। मैंने पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा है सोडियम मैग्नीशियम, फिर आगे एल्यूमिनियम वाला हो गया बेटा, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम वाला ऑक्साइड हो गया। देखिए ये आपके क्या है, इन तीनों की बात करें बेटा, ये तो क्या है आपके मेटल के ऑक्साइड है। भाई मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके बेटा, बेसिक होते हैं। और अगर आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करो, ये तो एम्फोटेरिक है, वैसे भी है ना, एम्फोटेरिक है, तो अगर आप बात करोगे कौन ज्यादा एसिडिक है तो यही होगा कि ये तो प्योरली बेसिक है, ये एम्फोटेरिक मतलब ये दोनों नेचर शो करेगा, ठीक है। वैसे भी देख लीजिए आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेटा एसिडिक होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में ही आपको ज्यादा एसिडिक मिलेगा, टॉप टू बॉटम में तो और ज्यादा बेसिक होते चला जाएगा, ठीक है, तो और ज्यादा बेसिक होते चला जाएगा। तो आपका Al2O3 क्या है बेटा, मोस्ट एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है, द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन किस किस में हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का आसान क्वेश्चन, SF2 SF4 SF6। देखिए भाई सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के साथ ही बॉन्ड बना दिया, बात खत्म, कोई लोन पेयर नहीं है, ये रहा, क्या है भाई, ये सही नंबर आएगा बेटा 6 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका sp3d2, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई 4 के साथ बॉन्ड बनाया बेटा, तो एक लोन पेयर बचा, दो एक लोन पेयर, तो 5 अगर हो गए तो क्या हो जाएगा भाई, सोचना ही नहीं है sp3d, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 6 - 2, 2 क्या है जो बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, है ना, बाई 2 कर दीजिए, 2 लोन पेयर आ गए हैं भाई, 2 लोन पेयर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर, 2 आपके पास क्या है बेटा सिग्मा बॉन्ड्स, 4 हो गया, 4 हो गया तो क्या हो जाएगा sp3। इस तरीके से क्या है आप सोच सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री वगैरह नहीं पूछी गई है, आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा ये क्या है आपकी ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो SF4 को, SF4 वाली क्या हो जाएगी, sp3d आ रहा है तो S और एक लोन पेयर है बेटा आपका इस तरीके से हो जाएगा, सीसो हो जाएगी, और ये तो अपनी क्या है बेटा बेंट शेप आपकी जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो sp3 sp3d sp3d2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है द एरिया अंडर लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कर्व इज, तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाला कर्व बनाया था, उनका पूरा नाम लिख दिया गया है, थोड़ी इज्जत दे दी गई है उनको, है ना। तो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व की अगर आप बात करोगे बेटा तो देखिए वो कर्व क्या बताता है। मान लीजिए भाई आपका कोई टेम्परेचर T है, तो अपने को पता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की, वो भाई टेम्परेचर की प्रोपोर्शन होती है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ जाएगी। तो लेकिन क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अगर मान लीजिए उनकी वेलोसिटी की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपने को पता है रैंडमनेस बढ़ेगी, स्पीड्स जो उनकी बढ़ जाएंगी, लेकिन क्या सारे मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या वो सबके सब सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो जो हम बोल रहे हैं इसलिए आप देखिए डिफाइन करते हैं कि भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो सारी चीजें, तो सारे के सारे सेम स्पीड पे ट्रेवल नहीं करते हैं बेटा, सबकी वेलोसिटीज क्या यहाँ पे सेम नहीं है। और अगर आप देखो तो जो कर्व इन्होंने बनाया वो यही बताता है कि भाई किस तरह से वेलोसिटीज का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, तो इस एक्सिस पे इन्होंने ली वेलोसिटी और इस पे क्या लिया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी। देखिए वो बस केवल कर्व को इन्होंने क्या किया है, इसलिए टर्म का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अपने को पता है क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्व कैसा है बेटा,
ऐसा कुछ है। ये कर्व क्या सिमेट्रिकल नहीं है, जो ये पीक है थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात को समझना है इस कर्व को, तो हम बोल रहे हैं भाई 0 0 से शुरू हुआ, व्हिच मींस ऐसे 0 मॉलिक्यूल होंगे जिनकी 0 स्पीड होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। आगे चले आप एक पॉइंट पहुंचे जहां पे मैक्सिमम आया, ये मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, ये है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब अगर मैं कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल उठाऊं तो उस गैसियस जो मिक्सचर है उसमें से, तो उसकी सबसे ज्यादा चांसेस होंगे ये वाली वेलोसिटी होने के, मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल जो है उस मिक्सचर में वो इस वाली वेलोसिटी से जो है दौड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप जाओगे तो ये वाले कौन हुए जिन विचारों की वेलोसिटी कम है, ये वाले कौन हुए जिनकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है बेटा, ये और एरिया अंडर कर्व क्या आएगा समझना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी इधर है बेटा, वेलोसिटी इधर है, तो आपके पास एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, n/v * v, आपके पास एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। तो एरिया अंडर कर्व आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया क्या देगा बेटा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही देगा, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्या मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, जी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी वेलोसिटीज चेंज होंगी, है ना, आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन आपकी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा वहां पे घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं, भाई डब्बे के अंदर जितने उतने ही रहेंगे ना यार, ठीक है। ये लेकिन कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, कर्व कुछ जैसे मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, तो कर्व फ्लैट होता जाएगा लेकिन एरिया अंडर कर्व सेम रहेगा, समझना क्यों, जैसे पहले वाला जो कर्व है T1 के करस्पॉन्डिंग, उसमें देखिए ये एरिया दूसरे वाले से ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले ने इधर एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो जितना इधर खोया उतना इधर पाया, तो एरिया जो है बेटा वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। और कर्व फ्लैट क्यों हुआ, इसका रीजन आसान सा है कि भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो ज्यादा स्पीड पे दौड़ रहे हैं उनकी संख्या क्या है बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी थी v, ये इससे ज्यादा पहले वाले कर्व में जो थे, तो जो ये इससे पहले वाला कर्व ये है मेरा, ये थे जिनकी इस v से ज्यादा थी, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने चाहिए ना यार, जो इस v से ज्यादा वेलोसिटी जिनकी है, ठीक है। तो ये वाले देखिए एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसलिए कर्व फ्लैट होकर चले जाएगा, है ना, पीक नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि कर्व इधर शिफ्ट हो रहा है तो आपका एरिया सेम रखने के लिए पीक कम होती चली जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इफेक्ट आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है बेटा, तो रिमेन्स कांस्टेंट करके एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, काफी आसान है, बताना है कौन शो नहीं करेगा। तो देखिए बेटा N है, H है, इस तरीके से है, एक मिथाइल ग्रुप दिया गया है, तो एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक लोन पेयर भी है। तो बेटा इन दोनों में मान लीजिए मिथाइल और लोन पेयर दोनों एक तरफ हो, या फिर है ना, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। कौन नहीं करेगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है एक साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन के बाद इधर 2 इस तरह से दे दिए हैं, तो ये डबल बॉन्ड के क्रॉस तो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये मिथाइल मिथाइल जो है बेटा ये सेम साइड हो सकते हैं या फिर अलग अलग साइड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एक साइक्लोहेक्सेन है, टिंग टिंग, तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप में बेटा जो है दोनों सेम साइड हो सकते हैं या एक अलग अलग डायरेक्शन में भी, मतलब अपोजिट भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब जिसको आप E और Z बोलते हो वो हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है सर उसमें क्यों नहीं होगा फिर? देखिए अब तक यहाँ पे ऐसा 2 अलग अलग ग्रुप थे हर कार्बन पे, मिथाइल हाइड्रोजन, राइट, इस पे भी हाइड्रोजन तो ही बेटा। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऐसे करके इधर CH3 लिख दिया है और ऐसे करके फिर Me लिख दिया है। अरे ये तो हमें बेवकूफ बनाने की, हमारी आंखों को धोखा देने की कोशिश है साफ साफ। भाई CH3 और Me में कोई डिफरेंस थोड़ी, दोनों मिथाइल ही तो बेटा, तो एक कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अब डजंट मैटर कि भाई अब दोनों अगर सेम ही है और यहाँ पे चापलूसी करके इन्होंने क्या है आपको क्लोराइड और मिथाइल दे दिया है। इस पे अलग होने से क्या होता है, दोनों पे अलग होने चाहिए, इस पे दोनों सेम हो गए ना यार, तो ये मिथाइल है ये मिथाइल, को दोनों में फर्क थोड़ी है, तो इनको पलटने का कोई मतलब नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए आप धोखा खा सकते हैं
और जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, ये भी आसान है, बस लोन पेयर अगर आप नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें जो CH3 और Me जो बना दिया है वो ना गलती हो सकती है हमसे। चलिए आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, दो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, हमें उनमें रिलेशन बताना है भाई, इनैंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है या फिर होमोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं नहीं है क्या है। तो पहला है CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तीनों OH सेम साइड में है। दूसरा जो है बेटा उसमें इधर मिथाइल H के साथ इधर OH, इधर OH इधर H, इधर OH है इधर मिथाइल है इधर हाइड्रोजन है। तो पहले काम करते हैं, इस मिथाइल को टॉप पे लाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हमने बताया हम किसी भी सेंटर पे बेटा दो एक्सचेंजेस कर सकते हैं, 2 4 6 इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। अगर ओड करोगे तो स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो मिथाइल को यहाँ ले जाओ तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक एक्सचेंज, हाइड्रोजन यहाँ आया, हाइड्रोजन को यहाँ लाओ, OH को उधर ले जाओ, दो एक्सचेंज। तो क्या बन गया, इधर मिथाइल थे इधर H था, इधर OH था, इधर OH था इधर H था, इधर OH आ गया इधर H आ गया, इधर मिथाइल बन गया है। लेकिन देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना भाई, कोई 5 कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, कोई डेंस सैचुरेशन है नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम व्हिच मींस, और कनेक्टिविटी भी सेम है ना, जो बीच के 3 कार्बन पे उन पे OH 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 है, कनेक्टिविटी भी सेम है, तो स्ट्रक्चरल तो नहीं है। तो व्हिच मींस बेटा क्या है, ये अभी आपके ऑप्टिकल में जाएंगे हम, और वहां पे अगर आप देखो है ना, स्टीरियो आइसोमर से मतलब ये स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन अलग है। जैसे यहाँ पे तीनों OH सेम साइड में है, यहाँ पे 2 सेम साइड में है, एक अलग है, तो है ना। तो जो थर्ड सेंटर है बेटा यहाँ पे अगर मान लीजिए ये R है तो ये SR होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है बेटा अलग है, तो ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज तो आ ही नहीं सकती ना यार, तीनों OH सेम साइड में तो मिरर में भी सेम साइड में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 सेम साइड में एक अलग साइड में जाएगा। तो ये नॉन, ये क्या अपनी मिरर इमेज ही नहीं है, व्हिच मींस ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स है ना, डायस्टेरियोमर क्या है आपके नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके डायस्टेरियोमर्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में NaCl को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तो NaCl किस किस की प्रिपरेशन में यूज होगा। देखिए बेटा, अगर आप इसके जो ब्राइन सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं ना, NaCl सॉल्यूशन होगा उसको, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपका बेटा अपने पास ऑप्शन है Na+ और H+, किसके लिए, कैटायन है बेटा, कैथोड के लिए इनका रिडक्शन का ऑप्शन है ना। और अपने पास अगर अपन बात करें एनोड जो होगा उस पे क्या है, अगर आप देखो तो आपका Cl- और हाइड्रोक्साइड, राइट। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे मेटल है तो नहीं जाएगा, व्हिच मींस क्या है बेटा, आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो यहाँ से क्या होता है आपका क्लोराइड जो है वो क्लोरीन देता है। तो अगर हम देखें तो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बेटा तो वहां से आपको क्या क्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी, व्हिच मींस क्लोरीन की प्रिपरेशन में यूज होगा NaCl, तो क्लोरीन ठीक है। दूसरा लिखा है NaOH, तो जिन बच्चों को याद हो कास्नर केल्नर सेल, कास्नर केल्नर सेल, जिसमें हम बेटा जो कैथोड है, ठीक है, वो बनाते हैं मरकरी का, जो एनोड है वो बनाते हैं ग्रेफाइट कार्बन का, ठीक है, और ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब क्या होता है बेटा कि सोडियम की मरकरी के साथ जो अलॉय जो बनाएंगे, अमलगम जो बनाएंगे बेटा, उसकी वजह से क्या है वहां पे Na+ का रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो Na+ का रिडक्शन होगा बेटा यहाँ पे भी कैथोड पे, Na+ जो है बेटा Na में जाएगा, मरकरी के साथ यहाँ पे सोडियम अमलगम, ये अमलगम यहाँ पे बेटा बन जाएगा, ठीक है, और एनोड पे आपका Cl2। लेकिन मुद्दे की बात क्या है बेटा, अमलगम बन गया तो NaHg, फिर इसका क्या है अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने में आपको मिल जाता है बेटा NaOH प्लस Hg आपको मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन समझना कि ये हमने क्या देखा कि NaOH बन गया ना यहाँ से, है ना, तो कास्टर केल्नर सर्वे पर क्या बेटा ब्राइन सॉल्यूशन को यूज करते हैं, तो NaOH की प्रिपरेशन में भी और क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा आपका H2, तो NaOH की प्रिपरेशन में यूज हो गया आपका NaCl, ये भी ठीक है।
अब एक और दे रखा है, तो 2 सही हो गए तो बेटा ऑल ऑफ दीज ही होना है आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। एक जो थर्ड हमसे पूछा गया है दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो जिन बच्चों को याद है अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, तो देखिए सॉल्वेट प्रोसेस में क्या करते हैं देख लेते हैं एक बार बेटा। लाइमस्टोन लेते हो आप, उसको आप हीट करोगे तो आपको क्या बेटा क्विक लाइन मिल जाएगा प्लस CO2। जो आपको क्विक लाइन मिला है उसका यूज हम कहाँ करेंगे बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इसमें अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस में NH3CO2H2O, बेटा यहाँ से क्या बनेगा आपका अमोनियम कार्बोनेट, और उसमें अगर आप उसको आप CO2H2 से पास करा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम करवाते हैं बेटा किसके साथ, NaCl के साथ। बस यही पे यूज हो गया। देखिए तो NaCl का रिएक्शन आप करवाएंगे तो क्या मिलेगा भाई आपके यहां से NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा क्योंकि इसका Ksp कम है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि क्या हम पोटेशियम के लिए यूज कर सकते हैं हम K2CO3 के लिए, जी नहीं, है ना, उसका Ksp ज्यादा है। अगर आप बात करो बाइकार्बोनेट्स की जो है बेटा Ksp डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो सोडियम की पोटेशियम से कम है, इसलिए सोडियम वाला क्या है प्रेसिपिटेट कर जाएगा, लेकिन पोटेशियम वाला नहीं करेगा, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाता है ना। ये तो दूसरा रूट हो गया, यहाँ से इसको हीट कर लीजिए, फिर हीट करोगे बाइकार्बोनेट को तो कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। व्हिच मींस अमोनिया जो सोल्वेट अमोनिया प्रोसेस है उसमें Na2CO3 बनाते हैं बेटा अपन NaCl का यूज देखो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और NaCl का तो सॉल्यूशन था जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था कार्सनक कैनल सेल में, तो NaOH भी बना है और इलेक्ट्रोलिसिस में Cl2 तो बन ही रही है बेटा, तो तीनों के तीनों बनेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट 1 सेज, तो ये MOT पे बेस्ड है बेटा, अपने को बताना है तो ना कौन पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है नहीं है, कौन रोटर किसका ज्यादा है कम है, तो ये MOT से हो जाएगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 स्टेटमेंट 1, O3 एंड पेरोक्साइड, इनको बोल रहे हैं दोनों क्या है डायमैग्नेटिक है। अच्छा देखिए ओजोन तो अपने को पता है डायमैग्नेटिक होती है, ठीक है। इसका जो डायग्राम MOT अपने यूज का मतलब अपने जो है सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। तो ध्यान रखना ओजोन क्या बेटा डायमैग्नेटिक होती है। उसके अलावा अगर आप बात करो O2 2- की, तो O2 2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई अपने 16 to 18 हो गए, राइट। हमने O2 का देखा था कुछ टाइम पहले, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर बेटा आपका जाएगा सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p एंड y एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक हुए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डायमैग्नेटिक है, तो ये 18 वाला भी डायमैग्नेटिक है। लेकिन O2 अगर होता बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता, राइट, क्योंकि O2 में तो इस तरह का होता तो वो पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में हैं, तो दोनों डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन 1 ठीक है। ऑप्शन 2 ये बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो लीस्ट O2 प्लस O3 में जो लीस्ट बॉन्ड लेंथ है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, सबसे कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड ऑर्डर, वो पूछ रहे हैं। ये अपने को क्या चाहिए लीस्ट, विच मींस बॉन्ड ऑर्डर क्या चाहिए अपने को मैक्सिमम, किसका बोल रहे हैं ये समझना। ये बोल रहे हैं ये है O2 प्लस का। अच्छा भाई देखिए O2 का हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर स्टार्टिंग में 2 आया था, O3 का 1.5 आया था। O2 प्लस देखो बेटा O2 क्या है, ये O2 प्लस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये तो एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बढ़ेगा ही बेटा ना, कितना जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्टेटमेंट 3 में बताना है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो बोल रहे हैं O2 प्लस O2 माइनस में ओनली O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये तो वाहियात बात है यार, यहाँ का नंबर ऑफ अनपेड, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने आपके ओड आ रहे हैं, 16 में से 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा, सोचना ही नहीं है।
तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं और ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो ये तो सारे के सारे बेटा पैरामैग्नेटिक है, तो ये तो क्या है अपना गलत हो गया। आगे चलते हैं फोर्थ, तो यही गलत है, इनकरेक्ट ही बताना था, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ है आउट ऑफ O2 प्लस O2 माइनस मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसकी है बेटा, O2 की है। देखिए इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे है ना, उस एंटी बॉन्डिंग में O2 प्लस में आपने एक निकाल दिया, अनपेयर्ड एक बचा, O2 माइनस कर दिया तो भी बेटा एक को आपने पेयर्ड कर दिया, अनपेयर्ड एक बचा। तो मैक्सिमम स्पिन किसकी आएगी, जिसके मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके हैं, O2 के ही हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि एक गैस है कोई G, उसका जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज 1/3 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बेटा क्या, हाइड्रोजन। इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आसान क्वेश्चन देखिए। तो अपने को पता है कि भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उसके बेसिकली अंडर रूट के। तो 1/mg is 1/3 times under root molecular mass of hydrogen is 2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 1/mg is 1/9 into 1/2। तो mg कितना आ गया बेटा यहाँ से 18। तो उस गैस का जो मास वो कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन था, केवल प्रोपोर्शनलिटी आपको पता होनी चाहिए डिफिनेशन वाली, जिसको हम बोलते हैं भाई प्रेशर और एरिया के डायरेक्टली और टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के रूट के इनवर्सली, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 74 में बताना है कि कौन सा पेयर इनांशोमर का नहीं है। आसान क्वेश्चन है। देखिए इनांशोमर क्या होता है बेटा, आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है इसमें, राइट, कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। 74 फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है बेटा, Cl CH3 हाइड्रोजन C2H5। बोल रहे हैं कि इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है, Cl CH3 C2H5H। तो ये तो भाई सिंपली मिरर इमेज ही है, तो ये तो है आइसोमर। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, CH3 हाइड्रोजन Br C2H5, और क्या बोल रहे हैं इसकी मिरर इमेज क्या है, C2H5 Br H CH3। एक काम करिए, इसको पहले घुमा लीजिए, अगर यहीं से आप डिसीजन ले लोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। फिशर प्रोजेक्शन 180 से रोटेट कर दीजिए, 180 से रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ब्रोमाइड इधर आ जाएगा, मिथाइल टॉप पे पहुंच जाएगा और इथाइल बॉटम पे आ जाएगा। क्या मिरर इमेज है, जी हाँ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये भी है इनांशोमर। थर्ड को समझते हैं, COOH इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर OH। बोल रहे हैं इसकी मिरर इमेज क्या है, COOH इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल। देखिए आसान है, देयर आर टू वेज टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको वेज टेस्ट दे रखा है, एक तो आप RS निकाल लो, तो अपने को पता है कि अगर R है तो उसकी बेटा S आनी चाहिए, वो इनांशोमर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को मिलेगी बेटा प्रायोरिटी में नंबर 1, 2 मिलेगा इसको बेटा, 3 मिलेगा इसको, और नंबर 4 जो है बेटा वो अपनी साइड है, वो अपने से दूर नहीं है ना, इट शुड बी इनसाइड द प्लेन, है ना, टू द अदर साइड ऑफ द प्लेन, नॉट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अपने को क्या मिलेगा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या आ जाएगा बेटा R। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा बेटा आपका S। तो R का ऐसे ही आ रहा है, ये भी इनांशोमर है, व्हिच मींस आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है भाई, CHO हाइड्रोजन मिथाइल OH। बोल रहे हैं इसकी मिरर इमेज है CH2OH। ये तो इन्होंने मतलब बहुत ही वाहियात बात कर दी बेटा, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही सेम नहीं है ना, क्योंकि OH है, ओके, H है, CHO है। क्या हमने सही लिया है बेटा, जी हाँ, देखिए नहीं हमने गलत लिया है, यहाँ पे क्या है CH2OH है, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। तो RS निकाल लेते हैं 1 2
3 भाई 1 इसको क्योंकि ऑक्सीजन है बेटा, ये दोनों कार्बन है। इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बेटा 2 ऑक्सीजन मानेंगे, तो प्रायोरिटी 2 उसी को मिलनी है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस हैज टू बी R। यहाँ पे बेटा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगेन R R R, ये तो आइडेंटिकल हैं, ये तो आइडेंटिकल है बेटा, तो ऑप्शन 4, दिस इज नॉट a pair of enantiomer, they are identical molecules, so option 4 would be our correct answer। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 75 में हमें बताना है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर SN1 रिएक्शन। देखिए तो SN1 हमने कहा बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा that particular substrate would have the maximum rate of SN1 हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में, तो सिंपल सी बात देखिए क्या दिया गया है, बेंजीन है CH2Br, यहां पे मिथाइल दे दिया है CH2Br, यहां पे इथाइल दे दिया है CH2Br, और यहां पे आइसोप्रोपाइल दे दिया है। तो very easy question. This question is pretty much similar to what they ask. I mean, one question you might have been encountered a couple of times, in which they ask the stability of carbocation, और आपका जो यहाँ पे CH2 प्लस ही रहेगा बेंजीन के साथ, but they simply changes here at para position you have simply one hydrogen, methyl, ethyl and then isopropyl। अब आप दो तरीके से सोच सकते, देखिए Br तो जाएगा, पहले Br जाएगा बाद में न्यूक्लियोफाइल जाएगा, राइट, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये प्लस चार्ज का मोस्ट स्टेबल हमें बनाना है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की क्या है रेट वहां पे होगी। तो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए पैरा पे ऑर्थो पे आप ऐसे ग्रुप लगाइए जो बेटा क्या हो आपके प्लस R ग्रुप, जो प्लस मेसोमेरिक शो करते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेसोमेरिक शो नहीं करता, तो इंडक्टिव है और हाइपोकंजुगेशन है। हाइपोकंजुगेशन बीइंग मोर डोमिनेंट इफेक्ट देन इंडक्टिव। तो हाइपोकंजुगेशन देखिए बस यही गलती है, कुछ बच्चे बड़ा ग्रुप देख के इंडक्टिव करके इसको फर्स्ट पे कर देंगे, लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन है बेटा, हाइपोकंजुगेशन। हाइपोकंजुगेशन में यहाँ पे बेटा 3 अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा होंगे, क्यों, क्योंकि CH2 CH3 ये 3 किसी काम के नहीं है, ये वाला क्योंकि डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा ना भाई यहाँ से प्लस बेटा कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, मतलब दिस विल शिफ्ट बेसिकली, ऑर्थो के बाद कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहां पे 3 थे, यहाँ पे 1 है। तो हाइपोकंजुगेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी, इट वुड बी सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ विच इज दिस, एंड फर्स्ट में तो कुछ नहीं है हाइड्रोजन जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ देन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76 से पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद हेवी वाटर। तो हेवी वाटर के साथ है ना, आपने देखा होगा कि जो कार्बाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या है H2O की जगह D2O कर दिया है। तो उससे अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली कैसे हम आंसर निकालते हैं, तो किसी बच्चे को दिक्कत तो इसमें नहीं आई होगी और आंसर आपका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 76, तो हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम कार्बाइड की, CaC2, ठीक है। इसके साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, D2O की। तो अपने को पता है भाई Ca2+, तो अपन C2 क्या हो गया बेटा 2-। इसके साथ यहाँ से पानी में से क्या क्या मिलेगा अपने को बेटा, D+ और OD-। तो C2 2- साथ कौन लगेगा, प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा C2D2। जैसे वहां पे क्या बनता था एसिटाइलिन, भाई वहां पे क्या बनता था C2H2 HC1CH, इथाइन बनता था, वैसे क्या बेटा यहाँ पे ये C2D2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बेटा में क्या बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 0.001 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन। बेसिक मोल कांसेप्ट का क्वेश्चन है। अपने को H2SO4 का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ मोलार, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, इसका मतलब बेटा आधा लीटर, और अपने को बताना क्या है नंबर ऑफ H+ आयंस। तो देखिए क्या कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, H2SO4 की अगर आप बात करोगे बेटा तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2SO4 आपको सीधा सीधा कितने H+ देगा बेटा 2, तो एक मॉलिक्यूल 2 देगा। यहां से अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इज गिवन एज 10⁻³ और ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय ये क्या है बेटा हाफ इज इक्वल 10⁻³। तो यहां से मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, हाफ × 10⁻³
3। इतने मोल्स आए हैं H2SO4 के, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो 23, ये कितना आ गया 3 × 10⁻20, क्योंकि 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स। इतने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन मुझे निकालना है H+ के, एक H2SO4 2 H+ दे रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 6 × 10⁻20 ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CCl Cl। देखिए यहाँ तो कार्बन कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। Cl Cl में अगर हम देखें तो क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पे जाएगा बेटा कितना +2, क्योंकि माइनस किस पे होगा आपका Cl पे होगा +2। और यहाँ पे आपका देखो तो आपका हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा, कार्बन की। तो यहाँ पे ये कार्बन ही खींचेगा, तो -2 +2 ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए आपसे क्या बोला गया है, CN बॉन्ड लेंथ बतानी है। GOC का बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन है, एनिलीन CHO, दूसरा है सिंपली एनिलीन, तीसरा एनिलीन नहीं है साइक्लोहेक्सेन, और फोर्थ में क्या है बेटा CH2 डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है मुझे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 2, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 1। यहाँ पे क्या है रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से क्या है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा। ये लोन पेयर जो है ये इधर जाएंगे तो इसके इधर शिफ्ट करेंगे, तो रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी सिंगल बॉन्ड है बेटा वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगी। आई मीन थोड़ा बहुत उसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होगी, राइट, आसान सी बात है। अच्छा इसमें क्या होगा, CHO जब लगा दिया हमने पैरा पोजीशन पे, तो देखिए भाई ये लोन पेयर यहाँ आए, ये वाले इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा वो यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, तो वो नेगेटिव यहाँ पे देखिए वो ऑक्सीजन पे भी जा रहा है, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो गया है, क्योंकि ये विड्रॉइंग है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप दे रहे हो तो वो और खींचेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे आपके, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला होगा वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होगा, तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ जाएगा जो इसमें था उससे। वन वे टू अंडरस्टैंड इज दिस। दूसरा क्या समझ सकते हैं कि CHO क्या करेगा बेटा, अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो यहाँ से विड्रॉ करेगा, यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो इसके पास बेटा लोन पेयर है, वो लोन पेयर देगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो व्हिच मींस कि एनिलीन से ज्यादा इस वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो हमें बताना क्या था, बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल तो सबसे बड़ा हो गया बेटा, तो थर्ड सबसे बड़ा है, उसके बाद हो जाएगा बेटा ये 2 वाला सबसे लास्ट हो जाएगा, फोर्थ लास्ट हो जाएगा। और एक बात हमने और सीख ली क्या, कि इसमें ज्यादा बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये छोटा होगा, तो फर्स्ट जो है छोटा होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा सेकंड, तो थर्ड सेकंड 1 4 ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे हैं ओके रिएक्शन से उनके प्रोडक्ट है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड प्रोडक्ट, किसमें सही प्रोडक्ट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन 1 देखिए बेटा, ऑप्शन 1 में क्या है आपके पास, मिथाइल है, इधर से क्या करवा दिया है KMnO4H+ से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। हमें पता है भाई इधर कि मिथाइल नहीं, कितनी भी लंबी चेन रहती है ऐसे ऐसे सीधा सीधा क्या बन जाता, वो कार्बोक्सिल ही बनना था, डजंट मैटर, है ना। बस यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ पे टर्ट वाला ग्रुप नहीं हो सकता है, उस केस में नहीं हो पाएगा ऑक्सीडेशन, बाकी हो जाएगा बेटा, तो वहां पे क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही बनाया हुआ है, दिस इज करेक्ट। हमें बताना है करेक्ट किसमें है, तो ए में करेक्ट है। दूसरा क्या है बेटा, फिनोल से इन्होंने ये बना दिया है ऑक्सीडेशन करके ये, तो यहाँ पे जो आप यूज करते हो बेटा पर सल्फेट यूज करते हो K2S2O8, तो है ना, इस रिएक्शन का नाम देखिए, मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, बस याद रखना एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन बेटा ये हमारी है।
बस वो OH की पैरा पोजीशन पे एक और OH आ जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट अगेन। ऑप्शन नंबर 3 इज एनिलीन। और यहां पे इन्होंने क्या बेटा अनहाइड्राइड यूज किया है। देखिए अनहाइड्राइड यूज कर सकते थे, कोई एसिड क्लोराइड यूज कर सकते थे। सिंपली क्या कर रहे हैं हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे असाइलेशन कर रहे हैं, सॉरी। ये देखिए लोन पेयर यहाँ अटैक मारेगा बेटा, ये अपना लिविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा। तो ये इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको कम करने के लिए अपन ये वाला करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर एक ही पोजीशन पे Br चाहिए तो पहले अपन ये करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा NC++C। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बेटा वो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी नहीं देगा जितनी वो पहले दे रहा था, तो उतनी एक्टिवेटेड रिंग नहीं बची अभी उतनी, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए इस एनिलीन पे, पहले आप ये करवा दीजिए, फिर वो रिएक्शन करा दीजिए जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद इसको हटा दीजिए पानी वानी डाल के, ठीक है। तो उसलिए यूज करते हैं, तो ये वाला भी सही है। डी देखिए फोर्थ, टोलुइन है Cl2H न्यू, जी नहीं, H न्यू में ये नहीं बनेगा जो बनाया क्या है पैराबिक्लोरो है, सॉरी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है बेटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और क्या बनता है यहाँ पे देखिए, वो डिपेंड करता है आप एक्सेस में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो Cl2 को। तो एनिलीन अपने पास टोलुइन है तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और आपका एक Cl लगेगा यहाँ पे, और कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 Cl लग जाएंगे। कई बार 2 Cl लगाते हैं फिर यहाँ पे H2 से रिएक्शन करवा देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा आपका Cl लटके OH आएगा, तो यहाँ पे आपका बेंजीन कार्बल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट गलत है, तो ABC करेक्ट है बेटा, बाकी गलत है, डी गलत है। तो ABC दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया था प्रोडक्ट फॉर्म विद द रिएक्शन ऑफ SOCl2। तो थायोनिल क्लोराइड की P4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं बेटा। इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो देखिए हम कैसे याद करते हैं, इनको याद करने का तरीका देख लीजिए। SO2Cl2 बेटा, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, देखिए 2 2 2 4 5 5 एलिमेंट आ रहे हैं, इसे समझ लीजिए 5 एटम आ रहे हैं, या फिर ये SOCl2 से बड़ा है उस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ से बड़े वाला बनता है PCl5 और यहाँ पे क्या बनता है PCl3। इस तरीके से क्या है आप इसको याद कर सकते हो। तो PCl3 अपने को ऑप्शन नंबर 1 में जो है दे रखा है और वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहो तो यहाँ बनता है बेटा PCl5 और SO2, यहाँ पे बेटा बनता है S2Cl2। तो एक ऑप्शन दिया है इन्होंने वो, लेकिन SCl2, लेकिन बनता क्या है यहाँ पे S2Cl2 बनता है, तो वो नहीं दिया है, ठीक है। और SO2 तो यहाँ पे भी निकलती है, ठीक है। तो PCl3 ऑप्शन नंबर 1 वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है, क्या है रिएक्शन P+Q गोइंग टू R+L। बोल रहे हैं इस रिएक्शन के जो डेल्टा H है बेटा वो -30 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा H जो इस रिएक्शन के लिए -100 जूल पर केल्विन है। हमें बताना है कि एट व्हाट टेंपरेचर रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान है बेटा, अपने को पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू बेटा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम 0, डेल्टा H इज इक्वल टू आ गया बेटा T डेल्टा S। सो T इज नथिंग बट डेल्टा H बाय डेल्टा S। तो ये जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -30,000/100। कितना बेटा 300 केल्विन में आएगा बेटा, क्योंकि केल्विन में था राइट। 300 केल्विन मतलब कितना जाएगा बेटा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 83 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, उनमें जो आपके आयोनिक जो जैसे Cu गोइंग टू सॉलिड से Cu2+ ना H+ बन रहा है, उनका कंसंट्रेशन दे रखा है। सिमिलरली Ag+ का भी कंसंट्रेशन दे रखा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो है बेटा आपको E0 दे रखे हैं। हमें बताना है E सेल क्या होगा उस कंसंट्रेशन पे। तो नाइन्थ इक्वेशन बेटा हमें लगानी है, ठीक है। बस इसमें जो गलती आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में वो ये है, अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन ना लिखो तो, क्योंकि Cu से Cu2+ गया बेटा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और अगर आप केवल इस बात पे ध्यान दोगे कि भाई Ag+ से Ag बना, तो उसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना यार, which means 2 Ag+ बेटा इलेक्ट्रॉन लेके 2 फिर Ag बनेंगे। तो अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे परफेक्टली तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि Ag का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है Ag+ का दैट इज 2 नॉट 1, और वही गलती यहां पे बच्चे कर देते हैं।
तो कॉपर सॉलिड से बेटा जा रहा है, कॉपर +2 में कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ मोलार, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। फिर यहाँ पे बोल रखा है Ag+ जिसका 10⁻⁵ मोलार था, वहां से बेटा बन रहा है Ag सॉलिड। बोल रखा है जो E0 है बेटा Cu+2 से Cu में जाने का, दैट इज 0.34 वोल्ट, और E0 बेटा Ag+ से Ag में दोनों रिडक्शन के दे रखे हैं, इट मींस 0.80 वोल्ट। तो हमें बताना है ई सेल। देखिए ई सेल बेटा क्या हो जाएगा, E0 सेल -RT/NF × ln K। देखिए ln K के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, देखिए समझना कि Cu गोइंग टू Cu+2 बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, और Ag+, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसने, लेकिन उसके लिए 2 Ag चाहिए होंगे, तो 2Ag सॉलिड। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनकी फिगर छोड़ दीजिए। तो जो K के एक्सप्रेशन में आएंगे बेटा, ये प्रोडक्ट साइड में है, तो Cu2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही गलती होती है। और n कितना जाएगा बेटा 2। और E0 सेल को अपन लिख सकते हैं कि भाई E0 ऑफ रिडक्शन है ना, मतलब जो बेसिकली जो रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag+ से Ag का, है ना। तो एनोड कैथोड टर्म में लिख सकते हो कि जो कैथोड है उसका जो E0 है माइनस E0 ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला लिख लीजिए सिंपली, और ये वाला तो कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो ये पॉजिटिव दे रखा है रिडक्शन का, तो पहले कैथोड पे लिखते हैं, कैथोड ये है दैट इज 0.80 माइनस एनोड का लिखना है अपने को, कितना दिया बेटा 0.34, क्योंकि रिडक्शन का ही लिखोगे तो माइनस लगा लो, उसको ऑक्सीडेशन करना चाहोगे तो प्लस लगा लो, लेकिन फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा वो वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा दैट इज 0.46, ठीक है। और ये बचा है अभी, तो -RT/N हो गया 2F ln K, बस यही इंपॉर्टेंट था बेटा। Cu2+ कंसंट्रेशन कितने करंट तो -3, Ag का स्क्वायर करना है, 5 10 हो जाएगा 10⁻⁻10, तो ये बन जाएगा 10⁻7, तो दिस -RT/2F ln 10⁻7, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 84। ईथर का जो है बेटा यहाँ पे HI से क्लीवेज करवा रखा है, क्लीव करना है अपने को ईथर वाला बॉन्ड OHCH3 OCH3 बेसिकली ये आपका हो गया बेटा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड दिस इज इन एक्सिस, मतलब दोनों पोजीशन पे जो है अपन, तो क्या बनेगा समझना, तो भाई यहाँ पे H+ लगा दो, यहाँ पे H+ लगा दो, अपने पास बेटा आयोडाइड है, अब रिएक्शन क्या होगी समझना। देखिए यहाँ पे तो बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, तो ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटने वाला है, क्योंकि ये वैसे sp2 है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन पे जो नॉन पेयर था बेटा वो कंजुगेशन में था, तो यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकते हो आप, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा यहाँ से, लेकिन ये वाला जो बेटा 1 डिग्री है आसानी से SN2 होगा, ठीक है, मतलब ये मिथाइल पे अटैक करवा दो आयोडाइड का, ठीक है, तो वो बन जाएगा फिनोल, नॉट एग्जैक्टली फिनोल, लेकिन फिनोल जिसकी पैरा पे भी OH है, ठीक है, इसका कॉमन नेम देख लेना जो भी है, और है ना ऐसा एक बनेगा, लेकिन अपने पास और क्या बनेगा बेटा CH3I मिथाइल आयोडाइड कितने बनेंगे 2, तो इधर 1 डिग्री पे अपन ने क्या SN2 करवा दिया है, SN2 पाथवे से जाएगा ये, है ना, और तो बस यही करना था, ठीक है। और आंसर बेटा देखिए क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है बेटा देखना, पैरासिटामोल इज एन ऑप्शन दे रखा है एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीमलेरियल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए बुखार में भी लेते हैं, पेन किलर भी है, तो अगर एनाल्जेसिक होता तो वो भी आंसर है, एंटीपायरेटिक भी है बेटा, बुखार में तो पूरी दुनिया लेती है पैरासिटामोल, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, एंटीपायरेटिक कर दीजिए। 86 करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13, तो बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखना इसके लिए 2 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है बेटा, एक हो गया एटॉमिक रेडियाई का, दूसरा हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, दोनों के दोनों आपको परफेक्टली याद होने चाहिए विद रीजन, क्या ऐसा रीजन है, ठीक है। तो अगर आप इसके देखिए वैसे अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो वैसे तो बेटा क्या होगा ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज अपना क्या हो जाएगा इंक्रीज करना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे अपने को जो है दिक्कत है कि गैलियम का साइज बेटा एल्यूमिनियम से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली बार जैसे ये आपका सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या बेटा इसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे गैलियम से पहले, जिसकी वजह से क्या बेटा उन 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन रीजन क्या है? 3D के इलेक्ट्रॉन्स की जो पुअर शील्डिंग है उसकी वजह से बेटा ऐसा हुआ है। तो जो साइज का ऑर्डर होगा, बोरॉन से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा बेटा एल्यूमिनियम, फिर इंडियम थैलियम में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बेटा मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका भी 2 है, 86 का भी। ठीक है, 87 देखिए बेटा, एड्सॉर्प्शन पे एक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं कि आर द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल सरफेस। तो चारकोल की सरफेस पे गैसेस जो है एड्सॉर्ब हो रही हैं, बताइए उसके लिए डेल्टा एच। ये पिछली बार भी आया था, बस इसमें इन्होंने क्या 2-3 ऑप्शन और ऐड कर दिए हैं जिसमें इन्होंने टोटल एंट्रोपी को इंक्लूड कर लिया है। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन था बेटा जहां पे इन्होंने इस तरह कुछ पूछा था और वहां पे एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी बातें पूछ रहे थे। वहां पे हमने कहा था कि मान लीजिए भाई गैसेस जो है बेटा सॉलिड सरफेस पे जा रही है, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो गैसेस अगर सॉलिड पे चिपक रही हैं जा जाके, तो सीधी सी बात है बेटा क्या हो जाएगा, वहां पे वंडरवॉल अट्रैक्शन है जो भी है, लेकिन गैसेस तो सॉलिड्स के पास में जाके वहां पे उतनी फ्री नहीं है जितनी पहले थी बेटा, वहां पे कुछ अट्रैक्शन है, तो रेंडमनेस तो कम हो गई, तो डेल्टा एस तो नेगेटिव आएगा। और एड्सॉर्प्शन जो है बेटा वो क्या है, एक आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए, डेल्टा जी भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो 87 में हमने कहा कि रेंडमनेस तो कम हो रही है, जाके गैसेस अगर सॉलिड सरफेस पे चिपक रही हैं तो डेल्टा एस लेस देन 0 हो गया, और बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो बेटा ये भी लेस देन 0 हो गया, और ये तो हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। अब अगर ये नेगेटिव है भाई, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये बात भी है कि डेल्टा एच का जो मोड होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव टोटल में नेगेटिव आ रहा है ना यार, अगर ये इसी के इक्वल हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू में तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस है, हैज टू बी लेस देन 0 व्हिच मींस डेल्टा एच का मोड हैज टू बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा, तो 3 ऑप्शन तो ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, लेस देन 0। फिर आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि डेल्टा एस टोटल दिस वुड बी ग्रेटर देन 0। बेटा यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर बात करोगे सिस्टम के सराउंडिंग की, तो वो लेस देन 0 नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या बेटा ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, टोटल है, इस बात को मत भूलना, ये भी ठीक है। फिफ्थ की बात करोगे, फिफ्थ में लिखा है कि टी डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0। नहीं, टेम्परेचर नेगेटिव हो नहीं सकता है, डेल्टा एस तो बेटा क्या ग्रेटर देन 0 है, टोटल की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ए बी सी डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 में क्या है बेटा, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। पहले बोला है ए में रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मतलब क्या है अपना NaCl। फिर बी में क्या बोला है बेटा आपको, जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS। सी में क्या बोला है आपको, फ्लोराइड दैट इज CaF2। डी में क्या बोला है बेटा, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड वैसे समझिए, यहाँ पे मेटल और फ्लोराइड में क्या है बेटा 1:2 है, उसमें क्या बेटा आपका कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए Mg2Si है ना, 2:1 टाइप, इस तरीके से रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम समझना चाहें, अब बस इसमें क्या मैच कराना है अपने को कि AB3 A2B AB2, तो ये 1:1 है, AB 1:1 है, Zn+2 सल्फाइड -2 1:1 है, ये 1:2 है, ठीक, ये 2:1 है, ये हो जाएगा। बस आसान है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कुछ ऐसा कि ए के सामने लिख रखा है P, B के सामने लिख रखा है P, C के सामने लिख रखा है S। मतलब इन्होंने जो 1 2 3 4 ऑप्शन होना चाहिए था उनको D F G लिख रखा है इस वाले क्वेश्चन में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि डी आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 89 में देखिए क्या पूछा गया है बेटा, केनिज़ारो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्न है। केनिज़ारो में अपने पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड के बाद इन्होंने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOD, NaOH नहीं ध्यान देना, तो क्या होगा बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, सिंपल सी बात है। OD माइनस जो है बेटा वो जाके यहाँ पे अटैक कराइए, ये माइनस है, वापस आएगा बेटा, ये बाहर निकल जाएगा,
तो HC डबल बॉन्ड OOD प्लस जो हाइड्राइड निकला है वो बेटा जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो HC डबल बॉन्ड OOD प्लस HC पे बेटा एक H का अटैक हो गया है, O माइनस। अब सीधी सी बात है भाई, ये C डबल बॉन्ड OD है बेटा, ये अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू ये जो भी है, तो ये इसको D चिपका देगा, तो क्या बन जाएगा, ये सोल्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस कार्बन में 3H के बाद OD रहेगा, ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब बेटा जो है आपके जो मान लीजिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलन सॉल्यूशन है, उनके साथ क्या टेस्ट नहीं देगी, उनको रिड्यूस नहीं करेगी, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऐसा तब होगा जो आपका, अब इनमें सारे के सारे क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कुछ मोनोसैकेराइड्स हैं, कुछ ओलिगो हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स हैं। लेकिन अपने को एक बात होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की बात करो तो वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो आपका ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। सिमिलरली अगर आप डाइसैकेराइड की बात करो तो अब ये सब कब होगा, अगर आपके पास वहां पे हेमी एसिटिल ग्रुप है बेटा, तो वो हो जाएगा। अगर आपके पास हेमी एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो पानी से क्या बेटा नहीं टूटेगा। ठीक है, वो फिर आपका एसिटल लिंकेज पानी से नहीं टूटेगा, एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पानी के साथ इक्विलिब्रियम में रखना है तो इट हैज टू बी हेमी एसिटिल ग्रुप, और वही बेटा क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा। समझते हैं किस किस में हेमी एसिटिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज वैसे तो सीधा साइक्लिक स्ट्रक्चर तो मैं बना नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए हमेशा बेसिक से ही बनाते हैं हम। तो CH2OH बेटा यहाँ पे हो जाएगा OH, ये 5th हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस वाले का अटैक कर दीजिए इस वाले पे, तो 1 2 3 4 5 5 की चेन बेटा, 5 की रिंग, ये रहा 1 पे जिसने अटैक, ये वाला 1 हो गया बेटा, उस पे एक CH2OH है और ये एक OH बनेगा, अल्फा बना लेते हैं, CH2OH इधर, OH नीचे की तरफ, दूसरे बार फिर ये वाला कार्बन आ गया बेटा, इस पे OH इधर की तरफ है, इस पे OH इधर की तरफ है, और इस पे CH2OH, ये हो गया। हेमी एसिटिल है क्या भाई, इस कार्बन पे, यानी कि जिस पे अटैक हुआ उसी पे ये OH बनेगा ना यार। ठीक है, एक OH है और ये रहा OH, ये रहा OR, दिस इज हेमी एसिटिल, यस इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर। एंड इसलिए फ्रक्टोज ग्लूकोज क्या बेटा इक्विलिब्रियम में होते हैं ना, अमीनोज, तो ये तो रिड्यूस करेगा, यहां से टोटलाइज करवा के इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप में ले आते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूस कर देगा। दूसरा, ग्लूकोज पूरी दुनिया को पता है, इसमें भी बेटा क्या है आपका, ठीक है, ये भी क्या है बेटा आपका हेमी एसिटिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। अल्फा बनाम बीटा हेमी एसिटिल तो रहेगा ही, तो ये भी है। फिर एक ऑप्शन 4 देख लेते हैं, माल्टोज। माल्टोज क्या है बेटा आपका, अल्फा ग्लूकोज का 1 for ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, विच मीन्स यहाँ पे जो OH आया था और यहाँ पे जो नीचे OH आ रहा है, इन दोनों में से पानी निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि ये 1 पोजीशन थी बेटा, ये 4 पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, तो यहाँ से पानी निकाल दीजिए, डजंट मैटर। तो ये वाला तो नहीं बचा है आपका हेमी एसिटिल, लेकिन ये वाला जो है ये OR है, दिस इज OR, दिस इज OH, तो ये भी हेमी एसिटिल है, सो इट विल आल्सो बिहेव एज एन रिड्यूसिंग शुगर के, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक ही ऑप्शन बचा है बेटा जो नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टार्च। स्टार्च में क्या है बेटा, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, जहां पे क्या है आपके अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, अमाइलोज में क्या है, जो हम ये काम करते आ रहे हैं 1 for जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो माल्टोज मैंने किया, ये तो ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है, दो ही जुड़े हैं। स्टार्च में क्या है, ऐसी लंबी चेन होगी बेटा, तो ये जो आपको दिख रहा है ये दोबारा OR, तो एक एसिटिल लिंकेज है, वहां पे हेमी एसिटिल नहीं है। और उसी जो स्ट्रेट चेन है तो ऐसे C14 लिंकेज है, फिर 16 लिंकेज हो जाएगा अगर वहां पे ब्रांचिंग होगी, फिर जैसे तो यहाँ पे CH2OH था, ये और ये मिलके, तो यहाँ पे फिर 16 लिंकेज होगा और एक दूसरी ब्रांच शुरू हो जाएगी, तो वो अमाइलोपेक्टिन वाला मामला हो गया। खैर ये है कि भाई पहले कैसे कुछ कार्बन तक कैसे चला, फिर वहां पर ब्रांचिंग हो गई 16, फिर अमाइलोपेक्टिन आ गया, तो उन्हीं का मिला जुला है स्टार्च। लेकिन इसमें क्योंकि हेमी एसिटिल कार्बन तो है, हेमी एसिटिल बेटा ग्रुप नहीं होगा, इसलिए क्या है ना, आप कहते हो सर बिल्कुल बाउंड्री पे जो लास्ट वाला होगा, तो उतने बड़े में अगर वो है 1 2 इक्का दुक्का इधर केवल बाउंड्रीज पे, तो उनको आप कंसिडर बेटा नहीं करोगे। ठीक है,
तो ये रिड्यूस नहीं करेगा स्टार्च जो होगा, तो स्टार्च रिड्यूस नहीं करेगा, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा तो ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा, है ना। तो आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, इसी के 2-3 भाई और हैं पॉलीसेकेराइड में जो नहीं होंगे रिड्यूसिंग, ठीक है। तो बेटा ये अपना हो गया, और इसी के साथ अपना जो है इसका डिस्कशन समाप्त होता है FST4 का केमिस्ट्री पार्ट का। अगर आपको कोई बाउट हो तो अगेन फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद बेटा अपन मिलते हैं जो आपका अगला डिस्कशन होगा FST5 उसमें। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय।